हेलो बच्चों। हेलो। गुड मॉर्निंग। आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आप सबका स्वागत है अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। जो भी बच्चे हिंदू की क्लास जैसे आप यूट्यूब पर देखते हैं, वैसे ही अगर आप बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी बाधा के और आपसे बातचीत के द्वारा क्लास चलती रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। और प्ले स्टोर पे जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है, बताने की जरूरत नहीं। वन टाइम। और हाँ, सुबह 9 बजे क्लास होती है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। 9 बजे मैं लाइव होता हूं अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। तो जो बच्चे लाइव क्लास देखना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर ये क्लास डाली जाती है यहाँ की लाइव क्लास के बाद। आज पूरा अखबार भरा पड़ा है, यानी जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो भरे पड़े हैं। किस चीज से, जरा देखें। H1B फी, यानी H1B वीजा के ऊपर अमेरिका सरकार का प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद को बढ़ाने वाला एक और कदम। और जैसे ही अमेरिका सरकार का संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ाने वाला एक कदम और आपके सामने आता है, तो दो बातें आपको तुरंत जान लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि यह संरक्षणवाद अभी तक सामान यानी गुड्स यानी वस्तुओं में था, एल्यूमिनियम में था, स्टील में था। अब यह सेवाओं में आ गया है। सर्विस सेक्टर को भी प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद के दायरे में अमेरिका सरकार नीति के तहत विकसित कर रहा है। तो ये दो चीजें अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। और पूरा अखबार इसी पर H1B वीजा। तो अब ये H1B वीजा क्या है, अमेरिकी सरकार ने जो भी कदम उठाया है उसको लेकर के और उसका क्या इंपैक्ट इंडिया पर होगा, इन विषय को लेकर के आज बहुत सारे टॉपिक यानी न्यूज भी, एडिटोरियल भी, आर्टिकल भी, देखिए आप कितने हैं। H1B वीजा, ठीक है ना, अमेरिका में इसका विरोध भी शुरू हुआ है। H1B वीजा में भी, ठीक है। फिर इसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस में आएंगे, H1B वीजा, फिर H1B वीजा। आप देख सकते हैं वाई द बीजा रोड ब्लॉक, यानी बीजा 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 बीजा, कितने टॉपिक हो गए आप यहां से देख सकते हैं। और बिजनेस लाइन ओपन करेंगे उसमें भी वही H1B वीजा। इसका मतलब एक बड़ी न्यूज है, अमेरिका का एक बड़ा एक्ट है। और इस न्यूज और बड़े एक्ट यानी बड़े कदम के कारण यूपीएससी की दृष्टि से यह कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, वही हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। और जिसमें हम इसे पढ़ेंगे, जीएस पेपर 2, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों और उनकी राजनीति का भारत पर प्रभाव, यानी डेवलप्ड कंट्री यूएस, उसकी पॉलिसी का इंडिया पर जो इंपैक्ट हो रहा है, हम सबसे पहले उसको देखेंगे। अमेरिका की इस नीति का इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा, जिस पर एक मॉडल क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है। अब आपके मन में आएगा कि सर और भी कुछ यूनिट है। हम कहेंगे हाँ भाई, यूनिट जीएस पेपर 2 आईआर की जो अंतिम यूनिट है, जिसमें इंडियन डायस्पोरा, वो भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में, इसका गंभीर इंपैक्ट पड़ेगा। खासकर जो नए जाने वाले हैं, जो वहां सेटल हो चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नए जाने वाले हैं, और भारत तो स्किल कैपिटल है, हिंदुस्तान के लिए नहीं लेकिन स्किल कैपिटल है बाहर की मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ के यूथ अच्छा एजुकेशन लेकर के वहीं जाकर के काम करते हैं, अमेरिका या इसी प्रकार के बड़े देशों में, वेस्टर्न यूरोप के देशों में। तो इंडियन डायस्पोरा पर इसका इंपैक्ट बहुत गहरा है। तो जीएस पेपर 2 का इंडियन डायस्पोरा भी यहां कनेक्ट हो जाता है। तो आईआर के दो टॉपिक आपके साथ लग रहे हैं, और जैसे ही लग रहे हैं वैसे ऑब्वियस है पीएसआईआर ऑप्शनल भी आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। अब इसका इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि रेमिटेंस, जब यहां के लोग वहां कमाने जाते हैं, अगर उनकी बचत ज्यादा होती है तो स्वाभाविक रूप से एक रेमिटेंस
यानी फॉरेक्स रिजर्व रेमिटेंस का विषय है, यानी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो भारत का वो कमजोर पड़ रहा है। अगर अब इस वीजा से अमेरिका में, जिस पर लगभग लगभग कंट्रोल हिंदुस्तानियों का था, यानी 100 लोग अगर H1B वीजा के तहत जाते थे, पूरे विश्व को मिलता है, ऐसा नहीं केवल हिंदुस्तान को मिलता है, तो अगर उसमें से 70 लोग तो इंडिया से होते थे, तो ये जब वहां जाते थे अपने देश में पैसा भेजते हैं, यानी ये रिसोर्सेस से जुड़ा हुआ विषय। रेमिटेंस यानी प्रेषण पाने के मामले में, यानी प्रेषण यानी जो हमारे लोग बाहर रह करके काम कर रहे हैं, वो जो पैसा अपने देश भेजते हैं उसमें विश्व में नंबर 1 पे है। नंबर 2 पर मैक्सिको है, दोनों देश याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए भी। तो वो जो पैसा है उसी रेमिटेंस के कारण हम कहते हैं इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बहुत मजबूत है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उस पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। ठीक है, तो ये इंडिया की इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ सीधा सीधा विषय है। पहली यूनिट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। जीएस पेपर 3 आप देख सकते हैं, सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो आप यहां से भी कनेक्ट कर पाएंगे जीएस पेपर 3 में उदारीकरण का। और फिर जीएस पेपर 1 मैंने लगाया सोसाइटी में जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दों के साथ भी इसको जोड़ूंगा। जीएस पेपर 4 क्या इस प्रकार का एक तरफा कदम यह अंतरराष्ट्रीय, अमेरिका के लिए तो नैतिक है, लेकिन क्या अंतरराष्ट्रीयता की जो अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की जो अवधारणा है क्या उसके अनुरूप भी है? और फिर ऐसे और प्रीलिम्स की निगाह से इसे देखेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे यहां पर आएंगे जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक आप देख सकते हैं यहां पर, इसी एंगल से आपको पढ़ाया जाएगा। और यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ भी चुका है लगातार। अभी 2024 में ही पूछा था इंडियन डायस्पोरा अमेरिका वगैरह को लेकर के। तो आगे ये प्रश्न आपसे आना ना, चूंकि ये बहुत बड़ा एक मूव है अमेरिका का टुवर्ड्स ये जो वीजा है। और जब वो ऐसा कर रहा है तो एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है, वो प्रश्न ये तो ठीक है कि जैसे यूपीएससी ने आईआर में आपसे पूछा था कि वाशिंगटन अभी तक भारत को लेकर के एक ऐसी नीति नहीं बना पाया है जो भारत की सेल्फ स्टीम, उसके एस्पिरेशन यानी आत्मसम्मान और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। यानी इसी कारण से भारत और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशन जो है वो हमेशा तनाव परक रहे, आजादी के बाद से लेकर के अभी तक अच्छे भी होते हैं लेकिन तनाव भी बना रहता है। तो ऐसा प्रश्न पूछता है, ये विषय स्वाभाविक है उस प्रश्न में आएगा, लेकिन एक पॉइंट में कहीं एग्जाम्पल के रूप में हाल में तनाव को बढ़ाने वाला एक बिंदु ये भी है। लेकिन चूंकि अमेरिका की पॉलिसी, इसलिए हम इससे डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जैसे हम अपने आप को एक संप्रभु देश कहते हैं, एक सॉवरेन नेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक संप्रभु देश कहते हैं। तो संप्रभु देश अगर कोई नेशनल पॉलिसी अपनी बना रहा है तो आप उसको पब्लिक में आकर के भारत का विदेश मंत्रालय उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता ना, ये तो उनकी संप्रभुता पर हमला है। जैसे हम नहीं चाहते कि हमारी पॉलिसी पर, जैसे हमने 370 हटाया, तो कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, क्योंकि भारत एक सॉवरेन कंट्री, एक संप्रभु देश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़े तो लिखा हुआ भारत एक संप्रभु देश। संप्रभु देश का मतलब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में वह स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए संविधान के द्वारा शक्ति प्रदत्त है, उसे पावर मिली हुई। ठीक है, तो बट अब ये इंपॉर्टेंट कहां हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ से जोड़ करके जब आप पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूटीओ को लेकर के यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था लगभग 17 या 18, वैसे जहां तक उम्मीद है मुझे 2018 में पूछा था कि मनी मैनिपुलेशन और प्रोटेक्शनिज्म यानी मुद्रा चालबाजी, जिसमें एक देश अपनी मुद्रा को दूसरे देश के मुकाबले अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करता है, मुद्रा का अवमूल्यन करता है। यानी मुद्रा की कीमतों में आर्टिफिशियल कृत्रिम उतार चढ़ाव अपने व्यापार को बढ़ाने या अपने आर्थिक तंत्र को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में मजबूत करने के लिए एक वो। और फिर संरक्षणवाद पूछा कि क्या इन दोनों के कारण, ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो क्या इसके कारण से डब्ल्यूटीओ इरेलीवेंट हो गया है? और अगर डब्ल्यूटीओ को इरेलीवेंट यानी अप्रासंगिकता से रेलिवेंट यानी प्रासंगिकता की तरफ जाना है, तो क्या सुधार के कदम होने चाहिए? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि नहीं पूछा है, आप मुझे बताएं। आप कहेंगे हाँ सर ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो आज उसी प्रोटेक्शनिज्म, उसी संरक्षणवादी, यह विषय संरक्षणवाद से है।
और अभी तक का जो संरक्षणवाद था वो वस्तुओं के संदर्भ में था, गुड्स के संदर्भ में था। जैसा कि भारत पर उसने टैरिफ लगाया 25%, देन फिर 25% उसने हमें पनिश किया कि हम रशिया से तेल लेते हैं। भारत के अपैरल सेक्टर, स्टील, एल्यूमिनियम सब पे लगा, जो अमेरिका खरीद रहा। तो ये तो हुआ वस्तुओं पर। अब उसने सेवाओं पर भी आक्रमण कर दिया है, यानी सेवा क्षेत्र को भी। तो डब्ल्यूटीओ के गेट, जो गेट है, उस गेट में सेवा क्षेत्र आता है। उसका मोड 4 है। अभी थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूं, जो अंदर ही आपको समझ में आएगा। मोड 4 है। मोड 4 के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ, गेट का मोड 4। अब ये क्या है, इसके बारे में आपसे हम अभी विस्तार से बातचीत करेंगे। तो ये उस विषय के साथ भी जुड़ा है कि संरक्षणवाद सेवाओं के संदर्भ में शुरू कर दिया है अमेरिका ने। तो अब ये डब्ल्यूटीओ इररिलेवेंसी यहां पर फिर से दिखाई देती है। तो इस प्रकार की चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए एक टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फ्रेमवर्क। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। एमएसएमई सेक्टर वगैरह को क्या, केंद्र गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, ये क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में क्यूसीओ प्रीलिम्स के लिए आपको बता देंगे। फिर इसके बाद जोरे साहिब क्या है, सिख धर्म में जोरे साहिब, प्रीलिम्स के लिए ये भी आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, चर्चा में है ये। फिर उसके बाद बीजा 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 तो बताने की आवश्यकता ही नहीं। फिर एक टॉपिक बड़ा छोटा सा है लेकिन बड़ा अच्छा सा, क्योंकि आपके जीएस पेपर 3 में यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखोगे तो सिलेबस का पार्ट है कंप्यूटर, है कि नहीं। सिलेबस साइंस एंड टेक को उठा करके देखेंगे तो सिलेबस लिखा हुआ है कंप्यूटर। आज आपको इसी बहाने डिफरेंस बताया जाएगा सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर, यानी एक टेबल में पूरा कंटेंट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर विद एग्जांपल। अब आज के बाद से कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर पर कभी भी आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, यही टेबल अगर आपने याद कर लिया और सिलेबस का पार्ट है, पीछे पूछा भी गया उठा करके, आप देखिएगा सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर। तो आज दोनों का डिफरेंस एक बहुत बढ़िया सा टेबल मैंने बना दिया है। एक टॉपिक साइंस का फिनिश हो जा रहा है आज, यानी अब इसके बाद जो अपडेट होगा वही आपको इसमें लगाना है, बाकी सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर पर नहीं पढ़ना। और ऑब्वियस है विज्ञान है, ए से और प्रीलिम्स की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद यूरेनियम अनरेस्ट एक विषय है जिसे हम ऑब्वियस है जीएस पेपर 1 के लिहाज से पढ़ेंगे। जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, ये है क्या, पहले वो जानिए। मेघालय में बच्चों यूरेनियम की माइनिंग का सरकार ने डिसीजन लिया है। अब आपको पता है कि ये जो माइनिंग की जाएगी वहां पर मेघालय की खासी जनजाति रहती है। कौन रहती है? खासी जनजाति। तो अब जब यह जनजाति समुदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, सोशल एम्पावरमेंट, ये सब आपका कनेक्ट होता है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, उसके कारण उत्पन्न होने वाले विषय। जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, ए से और प्रीलिम्स की निगाह से इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपके आज हैं। और बाकी इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो पिछली क्लास में मैंने कहा था प्रीलिम्स के लिए पढ़ाऊंगा, समय मिलेगा तो वो भी करा दूंगा। अगर आप लोगों ने कर लिया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। इस पूरे कंटेंट की जो पीडीएफ है, यानी पूरा डिटेल जो मैं पढ़ाता हूं और जो यहां पर मॉडल क्वेश्चन दिए जाते हैं और जिसका आंसर मैं नहीं देता हूं, वो सारे आंसर भी इसी एडवांस IQIP की पीडीएफ में हमारे ऐप पर आप सबको मिलता है। ₹99 पर मंथ आप दे करके पूरे महीने भर का ये पीडीएफ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, इतनी छोटी सी बात आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि रोज मैं ये लाइन बोलता हूं, जबकि स्टाफ कहता है कितना मैसेज आता है मैगजीन के लिए। सो प्लीज बच्चे ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर जाएंगे तो आपको इसी नाम से फोल्डर मिलेगा, आप इसे ले सकते हैं। चलिए, H1B वीजा। अब आप एक बार मैं स्क्रीन सेट रहा हूं, जरा इसको आप निपटाइए, ठीक है ना। स्क्रीन सेट रहा हूं, चलिए। H1B वीजा, भारतीय और अमेरिका में इमिग्रेशन पर चर्चा। एक एक टॉपिक आप देखते चलिए। अगला देखिए आप, ठीक है, देखते चलिए आप। अगला देखिए आप, ठीक है, अगला देखिए आप, देखते जाइए आप, ठीक है। अगला देखिए, फिर इसके बाद अगला देखिए आप,
मतलब कुल मिला करके अब इसको पढ़िए, ठीक है। और फिर एक बढ़िया कहानी से आप लोगों के सामने इस पूरी जर्नी को प्रारंभ करता हूं। ठीक है, बहुत बहुत प्यार बच्चों सभी को। अभी पढ़ लिया। अमेरिका ने 21 सितंबर 2025 से H1B वीजा धारकों पर $1 लाख। अब आप अगर सोचिए, $1 लाख अगर आप देखो तो मोटा मोटी लगभग 85 से 88 लाख रुपए जैसा भी रेट होता है, इतना होता है। अब आपका पैकेज ही 70 लाख का है, आप इतना पैसा जो कि कंपनी को पे करना है, तो कंपनी क्यों पे करेगी? कंपनी कहेगी कि भाई हम नहीं लेंगे, तो भारतीयों की वहां पर जो डिमांड है वो कम होगी इस कानून से। यह शुल्क मुख्य रूप से उन लोगों पर लागू होगा जो अमेरिका के बाहर नए सिरे से, यानी याद रखिएगा जो अमेरिका में है, कंफ्यूज नहीं होना है, यानी जो अमेरिका के बाहर विद फ्रेश H1B वीजा चाहते हैं, यानी फ्रेश आबादी के लिए जो पहले से सेटल हैं उनको कोई समस्या नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहां पर बताया गया कि भाई अगर ऐसा उन्होंने किया तो भारत की जो आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और जितने इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स हैं सबसे अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि H1B वीजा का 70% से अधिक हिस्सा, अगर 100 लोग पूरे देश में इसका यूज करें, कंफ्यूज मत होइएगा, ये केवल भारत के लिए नहीं, केवल भारत पर प्रतिबंध नहीं, H1B वीजा पूरे विश्व को अमेरिका की तरफ से मिलता है, ठीक है। लेकिन 70% चूंकि आईटी प्रोफेशनल्स हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, तो 70% इस पर भारत का कब्जा, तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान होगा। अब आता है यूपीएससी के लिए आपको किस पॉइंट पर फोकस रखना चाहिए, आप देख सकते हैं। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिकाज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अर्लियर इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू गुड्स, नाउ इट इज एप्लीकेबल टू सर्विस एज वेल। वही जो मैंने आपको बताया कि पहले यह अमेरिका की संरक्षणवादी नीति का विस्तार है, और यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया संरक्षणवाद, तो एक एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। पहले केवल वस्तुओं पर लागू थी, टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर्स के रूप में, प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क उपायों के रूप में, आपको याद हो। अब ये सर्विसेज पर भी आ गई, यानी सेवा क्षेत्र पर भी आ गई। अब अगर आ गई तो यहीं से प्रश्न आपके सामने बहुत सारे बनेंगे। सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। भारत के हितों पर अमेरिका की यानी विकसित देश की राजनीति का प्रभाव ऑब्वियस है। यह भारत की जनसंख्या, जो स्किल्ड जनसंख्या, इस जनसंख्या में अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, तो जो स्किल्ड होते हैं वो अमेरिका ऐसे देशों में जा करके क्या करते हैं, आर्थिक संसाधनों को इकट्ठा करके अपनी फैमिली को भेजते हैं, और उनकी फैमिली भी उसी आर्थिक संसाधन से अपने आप को पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत बनाते हुए चलती है। तो ये यहां से भी, यानी भारतीय परिवारों, भारतीय हाउस होल्ड, उनकी स्पेंडिंग, उनका हेल्थ, एजुकेशन, इनके साथ भी गहरे स्तर पर ये जुड़ रहा है। या जो स्किल्ड आबादी है, अब क्या वो भारत में रह जाएगी या इसका कोई एक रास्ता निकलेगा, इस प्रकार की चीजें। तो स्किल्ड लेबर पर ये एक मुद्दा है, इस वजह से इसको यहां पर मैंने लगाया। और ये तो मैंने बता ही दिया, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे बहुत सारे ऐसे जिनका भी मैं लेक्चर लेते समय जिक्र करूंगा। और एथिक्स मैंने बोल ही दिया, इंटरनेशनल एथिक्स की दृष्टि से क्या सही है। ये वही प्रश्न है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है जो भारत के सेल्फ स्टीम और एस्पिरेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो H1B वीजा स्वाभाविक, इसका सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने वाला भारत है। 70%, क्या ये अमेरिका को नहीं पता? क्या अमेरिका ने नीति बनाते समय यह सोचा कि इससे जो भारत के एस्पिरेशंस हैं, भारत का एस्पिरेशन क्या है कि हम ढेर सारे स्किल्ड यूथ तैयार करेंगे जो देश के अंदर भी अच्छा करेंगे, देश के बाहर भी जाएंगे, करेंगे, वहां से कमाएंगे, और हिंदुस्तान का रेमिटेंस बढ़ेगा। सर्विसेज के एक्सपोर्ट में ही हम सरप्लस में हैं, गुड्स में हम घाटे में हैं।
तो भारत का जो सबसे मजबूत हिस्सा है अमेरिका ने उस पर भी अटैक कर दिया। तो क्या ये भारत के एस्पिरेशन और सेल्फ एस्टीम का सम्मान करना नहीं है? तो ये आप यहां से एक पॉइंट एग्जांपल के रूप में डालेंगे। फिर 2018 में आपसे पूछा था वही जो प्रश्न मैंने बोला कि ट्रेड वॉर के वर्तमान परिदृश्य में डब्ल्यूटीओ को जिंदा बने रहना है तो क्या क्या सुधार करने होंगे, इस प्रकार के प्रश्न। फिर इसके बाद देखिए डब्ल्यूटीओ पर जो भी प्रश्न पूछ रहा है, फिर जो मैंने 18 वाला प्रश्न जिक्र किया था, संरक्षणवाद और मनी मैनिपुलेशन, देख सकते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने, कि जो प्रोटेक्शनिज्म है वो भारत के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। अब आप देखिए, यानी प्रोटेक्शनिज्म को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जोड़ दिया है। तो एक पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर में एक इंडिकेटर फॉरेक्स रिजर्व होता है। रेमिटेंस अगर कम होगा H1B वीजा पर इस नए प्रावधान से, प्रोविजन से, तो आप बताएं क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के एक इंडिकेटर पर इंपैक्ट डाल रहा है कि नहीं। सर्विसेज का एक्सपोर्ट हम सबसे ज्यादा करते थे, स्वाभाविक चालू खाते का घाटा अगर बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को नुकसान होगा, तो क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर का एक पार्ट है कि नहीं। आप चिंता कीजिए, इन सब का इंपैक्ट इंडिया की जीडीपी पर पड़ेगा। स्किल्ड लेबर किसी भी देश में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर होते हैं, उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे जो प्रश्न होते हैं यूपीएससी के मेरे बच्चे, ये कभी भी किसी कोचिंग, किसी संस्था, चाहे मैं चाहे कोई और, ये वहां से डायरेक्ट कुछ नहीं आता है। आप जब देश और दुनिया में जो अच्छा चल रहा है उसके डिस्कशन को यूपीएससी के एंगल से, नॉट, अगर आप उसका हिस्सा बने रहते ना तो फिर आपका मेंस निकल जाता है। ये वही चीज है बचपन से जो हम और आप सीखते हैं। और आप कमेंट करिएगा ऐप पर, तो ये सबसे अच्छी सुविधा है कि आप सब कमेंट करते हैं, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने कमेंट रहता। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, क्या आप सबका भी यही हाल नहीं है? अपने ऊपर विश्वास नहीं है, या जिसके साथ कनेक्ट उस पर ट्रस्ट नहीं है। कस्तूरी कुंडली बसे मतलब क्या है यार, कि ये क्या है? ये वही कस्तूरी है जो आपको आपके अंदर जा रही है, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर। अरे यार कुछ और ना पूछ ले, अरे भाई पहले ये पढ़ो। हर साल दिखाता हूं कि इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, तो इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स ऑप्शनल, ऑप्शनल को दुख दीजिए, इतना पढ़िए, वीकेंड पे एथिक्स और इसे लगाइए, कहानी आपकी चेंज। ठीक। तो मेरे बच्चों, आप बुक में किसी चीज में पाएंगे नहीं अखबारों में यूपीएससी, अगर आप एक्चुअल में पास होना चाहते हैं तो। फिर इसके बाद देखिए, अब इंडियन डायस्पोरा पर आ गया। भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में अमेरिका भी है, वेस्ट में, भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन कीजिए। तो H1B वीजा, अब क्या ऐसा प्रश्न नहीं आ सकता? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है, भारत के लिए इसके गंभीर आर्थिक और राजनीतिक परिणाम रहे हैं। परंतु अमेरिका का H1B वीजा पर लाया गया नया प्रावधान पश्चिम में भारतीय प्रवासियों के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न करता है, जो उसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों को सीमित करता है। सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्या यह प्रश्न 100% चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अगला प्रश्न आइए, 2022 जीएस पेपर 2, फिर से अमेरिका शब्द ही लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों की निर्णायक भूमिका। इसी भारतीय प्रवासियों की अमेरिका की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में जो डिसाइसिव भूमिका, उसी को कमजोर करने की कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप का। ये स्टेटमेंट कौन सा, वही जो एक में वो चलता है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ये उनका कहीं ना कहीं एक प्रयास है। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी कैसे आपके इर्द गिर्द नाच रहा है, लेकिन आप कस्तूरी कुंडली विषय। फिर 2025 में भी देखिए संरक्षणवाद पर प्रश्न आया कि विश्व संरक्षणवाद की तरफ बढ़ रहा है, और भारत इसका सामना किस तरह करे। तो संरक्षणवाद का एक उदाहरण H1B वीजा पर लाए गए नए प्रोविजन है कि नहीं,
कि जो न्यू एंट्री चाहेंगे 21 सितंबर यानी आज से उन्हें $1 लाख देना पड़ेगा, वो भी पर ईयर है, प्रत्येक वर्ष है, जो अभी तक की न्यूज आई है। कई पॉइंट इसमें अभी भी अनक्लियर है। तो अब आप सोचिए कि आपका यार कौन सी कंपनी आपको बुलाने वाली है, क्योंकि उसको अगर सैलरी आपकी 80 लाख है, वीजा का खर्चा 88 लाख है, तो कोई क्यों आपको बुलाएगा? कंपनियां हायर करना बंद करेंगी। इसका नुकसान कंपनियों को भी, क्योंकि भारतीय जो लेबर है वो बहुत स्किल्ड है, कम पैसे में काम करते हैं, कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो बड़ा हो जाता है, और जब प्रॉफिट बड़ा होता है तो कंपनियां अच्छा काम करती हैं, सिंपल सी बात है। तो एक विषय ये यहां पर निकल करके आता है। दूसरा विषय ये है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर जिक्र आया तो आपके सामने मैं बात रखूं, अमेरिका को इस पर कुछ न कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको नुकसान है। जैसे अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर किस एजुकेशन से कनेक्टेड है, आप कहेंगे सर स्टेम से, STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो आप देखोगे अमेरिका में जिन भारतीयों की मांग है जो स्टेम से हैं उन्हीं की मांग है, और पूरे विश्व में स्टेम के जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो सबसे ज्यादा इंडिया और चाइना में ही है, सबसे ज्यादा इंडिया और चाइना में। तो चाइना में चूंकि उनका अपना इकोसिस्टम है, तो चाइना अपने जो टॉप स्किल्ड है उनको तो रोक लेता है, उनको जाने ही नहीं देता है, क्योंकि वहां की सरकार, वहां का सिस्टम वैसा है। तो भारत के जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, यही अमेरिका में जाते हैं। तो रिजल्ट क्या है? अब वो रुक जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एक तरफा नुकसान है, प्रतिभा को आप कैसे रोक पाओगे? आप ट्रस्ट करिए बेटा, आप कहीं भी कनेक्ट हो जाइए, लेकिन आप ट्रस्ट करिएगा, आपको तुरंत मेरी याद आएगी किस मामले में। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि यार हिंदू पढ़ना है तो बंदे का मुकाबला नहीं है। क्या ऐसा सही कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं? बताएं मुझे, क्या ऐसा सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बताएं आप। तो बस वैसे ही तो इंडिया के लोग बड़े स्किल्ड है यार, कहां तक रोकोगे तुम मुझको, कब तक रोकोगे? ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो यही सारी बातें हैं, चुनौतियां बढ़ रही। और अब एथिक्स का प्रश्न आया था, तो ये प्रश्न भी सीधा कनेक्टेड है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर at the international level the bilateral relations between most nations are governed on the policy of promoting one's own national interest without any regard for the interest of other nation। पढ़िए इस प्रश्न को। कह रहा है भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच जो बायलेटरल रिलेशन है वो दूसरों के हित का सम्मान किए बिना केवल अपने नेशनल इंटरेस्ट पर होता है, और ऐसा होता है तो दो देशों के बीच में द्वंद्व और तनाव उत्पन्न होते हैं। तो क्या H1B वीजा पर अमेरिका का यह एक्ट या इसके पहले गुड्स में भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाना क्या द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का उदाहरण है कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। फिर कह रहा ऐसे तनाव को दूर करने में नैतिक विचार, एथिकल कंसिडरेशन, जैसे आप इकोलॉजिकल कंसिडरेशन पढ़ते हैं वैसे नैतिक विचार यानी एथिकल कंसिडरेशन किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं। तो एथिकल कंसिडरेशन क्या है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में? एथिकल कंसिडरेशन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, भाई अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दो देशों के बीच जो संबंध होते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, उन मूल्यों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, स्वाभाविक है। और कौन से मूल्य होते हैं? कि अपने राष्ट्रीय हित के साथ दूसरे देश के राष्ट्रीय हित का संबंध, दूसरे देश के राष्ट्रीय हित का भी सम्मान करना। तो अमेरिका का यह कदम क्या भारत के राष्ट्रीय हित के साथ सम्मान करता हुआ दिखाई दे रहा? नहीं, तनाव उत्पन्न हो रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। विशिष्ट उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए, H1B वीजा देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारा यानी पूरा IQIP, ये यूपीएससी एडिटोरियल कॉम्बैट बच्चों, यानी जो मंडे टू फ्राइडे मैं एडिटोरियल पढ़ाता हूं उसका एक कॉम्बैट, एक युद्ध, और सब बच्चों ने बहुत पसंद किया है। जिन लोगों का मिस रहा, ये फ्री है बिल्कुल मेरे चैनल पर अवेलेबल, यानी इसी अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। तो हमने सेशन 1 कर लिया है सैटरडे को, सेशन 1, और सैटरडे का जो हिंदू होगा वो आज के दिन होगा, याद रखें। तो आज कोई टॉपिक था ही नहीं, मतलब सैटरडे को कुछ था ही नहीं,
सब रिपीटेड टॉपिक थे। यूपीएससी कॉम्बैट सेशन 1 आउटकम क्या लिया मैंने? पहला सेशन में हमने आपको एक फार्मूला दिया, QKDE फार्मूला दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड यानी जो सेशन 2 होगा उसमें हम आएंगे प्रैक्टिकल, यानी इस QKD का प्रैक्टिकल करेंगे और सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे। क्योंकि जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर हमें आंसर लिखने में 15 मिनट 20 मिनट लग रहे हैं। तो देखो अब आपको पहली बार यानी इस फार्मूले से आंसर लिखना, बहुत सारे नए बच्चे जिनका 27 में अटेम्प्ट है, उन बच्चों ने मुझे मैसेज किया जो मेरी पर्सनल मेंटरशिप में, सर अभी तक तो कुछ सोच ही नहीं पाते थे, अब लिखने लग गए। मतलब समय भले लग रहा बट आप सोच पा रहे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा? प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो अब मैंने फार्मूला सिखाया था, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, यानी उसी फार्मूले से क्वेश्चन बना के खुद आंसर लिखूंगा और टाइम टेबल आपके सामने टक 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 चलता रहेगा। आप मुझे देखेंगे कि सुनील सर क्या 9 मिनट में एक 150 या 250 शब्द जैसा भी यूपीएससी पूछ रहा है, क्या लिख पा रहे? तो आपको भी वही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और फिर उसके बाद एक नई चीज उसी दिन होगी, टाइम मैनेजमेंट। तो ये QKD फार्मूला, टाइम मैनेजमेंट, हर सेशन में कुछ एक स्पेशल होगा, यानी ये सारे रिपीट और एक नई चीज, 3 चीजें रिपीट फिर एक नई चीज। इससे आपको मेरे इनोवेशन का एक आधार भी पता लगेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका। चलिए, अब यह विषय चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, इस पर थोड़ा सा मैं एक कहानी के साथ आप सबके साथ चर्चा करता हूं। लेकिन एक बार अगर कमेंट लूं तो आप सब बताना चाहेंगे कि मुझे लगता है कि टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। ये H1B वीजा, हाँ टेक्निकलिटी अभी नहीं क्लियर है, लेकिन जो यूपीएससी में यूज करना है मुझे लगता है कि आप सब कर चुके, क्योंकि इससे ज्यादा यार कुछ होता नहीं यूज। 150 शब्दों में आईआर के क्वेश्चन के आंसर लिखने होते कि नहीं? 150 वर्ड्स। अब 150 वर्ड होता क्या है? 4 पॉइंट लिखा, खत्म हो गया, ठीक है? तो जो यूपीएससी वाला है, लेकिन फिर भी अब चूंकि जानना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं जो है प्रीलिम्स एंड सो ऑन जो भी आप इसमें सोच सकते हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता। अब इसको एक कहानी के द्वारा आप लोग समझिए। कल्पना कीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप अपने गांव के या शहर के एक साधारण छात्र हैं। आप मेहनत करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं। अब आपको अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी, तकनीकी कंपनी जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से नौकरी का ऑफर मिलता है। आपके परिवार और गांव के लोग गर्व से भर जाते हैं। आप सपनों के देश यूएस जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन अचानक खबर आती है कि अब अमेरिका में जाने के लिए आपको $1 लाख, लगभग 83 से 85 88 लाख फ्लैक्चुएट का एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा। आप सोचिए, आपकी सैलरी अगर जिस पैकेज में आपको हायर किया गया वो $66,000 सालाना है तो, या 70,000 सालाना है तो, यह शुल्क तो आपकी पूरी सालाना कमाई से भी ज्यादा है। यानी सपना पूरा होने से पहले ही टूट सकता है। यही स्थिति आज हजारों भारतीय छात्रों और आईटी इंजीनियर्स की। अमेरिका ने H1B वीजा पर इतना बड़ा शुल्क लगाया है। किस पर? H1B वीजा पर इतना बड़ा शुल्क लगाया है कि भारतीय कंपनियां और प्रोफेशनल्स के लिए, वहां पहुंचना मुश्किल हो गया। क्या हो गया है? वहां पहुंचना मुश्किल हो गया। एक मिनट बच्चों, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर दो, ठीक है? मैं क्या ही दबा दिया मैंने, मेनू क्यों दबा दिया भाई? सॉरी, मैनुअल, ठीक है? तो पेशेवरों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो गया। आज इसी घटना को, ये क्या ही दब गया भाई, आज इसी घटना को मेरे प्यारे बच्चों हम समझेंगे किन किन एंगल से, जो मैंने IQ IP के सारे एंगल बताएंगे, ठीक है ना? आइए अब आगे बढ़ा जाए। यानी
21 सितंबर 2025 की डेट आप याद रखिए। अमेरिका से यानी इसी डेट से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि H1B वीजा धारकों के लिए अब कंपलसरी हो गया कि अमेरिका में वो प्रवेश करेंगे तो $1 लाख का शुल्क उनको देना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी यहां पर क्लेरिफिकेशन है जो मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था, यानी स्टार्टिंग में भी, कि यह शुल्क मुख्य रूप से यानी $1 लाख का जो शुल्क है यह मुख्य रूप से उन लोगों पर लागू होगा जो अमेरिका के बाहर से यानी यूएस हो गया, यूएस के बाहर से यहां यूएस में आना चाहेंगे। ठीक है, यानी जो नया शब्द याद रखिएगा, न्यू H1B वीजा, ये शब्द हमेशा याद रखिएगा। अब ऑब्वियस है 70% मैंने आपको बताया इसका इंपैक्ट, तो अमेरिका की इस नीति का इंपैक्ट क्या होगा, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों का इंपैक्ट। तो 70% से अधिक H1 वीजा भारतीयों के पास है, तो स्वाभाविक है 70% इंपैक्ट भी भारत पर होगा। अब स्वाभाविक है कि हमें यह भी जानना चाहिए, क्योंकि हम एथिक्स जब पढ़ते हैं कि भाई, जब हम नैतिकता पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि देश, काल एवं परिस्थिति, टाइम, कंट्री एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग नैतिकता के प्रतिमान बदलते हैं। तो भाई यूएस एक देश है, इंडिया एक देश है। अब यूएस ने एक पॉलिसी H1B वीजा इंट्रोड्यूस किया, तो ऑब्वियस है यूएस के लिए एथिकल है कि वो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना चाहता है। बट इंडिया के लिए वो अनएथिकल है, चूंकि वो इंडिया के स्किल्ड वर्कर को रोक रहा है। ठीक है, तो ये सारी बात है। अब यूएस का तर्क क्या है, यहां पर आपको समझना चाहिए कि भाई यूएस क्या कह रहा है, यूएस का लॉजिक क्या है। यूएस का लॉजिक है कि हायर अमेरिका फर्स्ट। क्या है? हायर अमेरिका फर्स्ट, HAF, यानी अमेरिका नागरिकों को पहले नौकरी मिले। हायर अमेरिका फर्स्ट, ये डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है। पॉइंट इज क्लियर? यानी उनका कहना है कि विदेशी जो कर्मचारी हैं अमेरिकी नौकरियां छीन रहे हैं और वेतन जितना होना चाहिए उसको नीचे ला रहे हैं। यानी कि इंडियन $100 में काम कर लेना, वो काम अमेरिकन करेगा तो $150 लेगा। तो ये भी उनका तर्क है कि इससे अमेरिकन का वेतन भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो अमेरिका का तर्क है और ये जो अमेरिका की नीति है मेरे प्यारे बच्चों, ये संरक्षणवादी नीति यानी प्रोटेक्शनिज्म या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का एक एक्सपेंशन है, विस्तार। मैंने आपको बता दिया विस्तार कैसे है, शब्दों का एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। विस्तार कैसे? भैया पहले गुड्स पर इन्होंने लगाया था, क्या लगाया था, टैरिफ बढ़ा दिया था। आपको पता है एक बार ऐसी प्रोकल टैरिफ 25%, यानी कि भाई तुम हमारे उत्पादों पर ज्यादा लगाते हो, इंडिया से कहा तो हम भी लगाएंगे, और दूसरा 25% का एक्स्ट्रा। पॉइंट इज क्लियर बेटा, क्योंकि तुम जो है रशिया से तेल खरीद रहे हो। तो पहले आपने गुड्स पर यानी वस्तुओं पर टैरिफ लगाया। अब सर्विसेज यानी सेवाओं पर, दो ही चीज का व्यापार होता है, दो ही चीज का उत्पादन होता है, दो ही चीज से किसी देश की जीडीपी बनती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जो भी बनाते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज बनती है। अब आपने सर्विसेज पर भी क्या कर दिया है, एंट्री बैरियर, शब्द याद रखिएगा, एंट्री बैरियर, जिसे कहते हैं प्रवेश बाधा, हिंदी में प्रवेश बाधा खड़ा कर दिया है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब इस पृष्ठभूमि में हर एक बच्चे को यह जानना चाहिए कि भाई H1B वीजा ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, चूंकि कुछ टेक्निकलिटी मान लीजिए प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले तो चीजें आपको क्लियर रहती। तो ये कॉन्सेप्ट इसका हम जरा देख लेते हैं और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं, क्योंकि देख बेटे, हम लोगों को सुनने में जो लेक्चर अच्छे लगते हैं ना वो आपके लिए फायदेमंद है नहीं, क्योंकि सुनने में जो अच्छा लगा वो तो कि भाई चलो अमेरिका इंडिया का इधर उधर का हो गया, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन लिखने के लिए आपको यही कंटेंट चाहिए जो मैं लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो लिखने के लिए आपको हमेशा चीजें अलग चाहिए होती हैं और सुनने के लिए अलग चाहिए होती है। अवधारणा और महत्व इसकी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो बीज है अपने नेचर में कैसा है मेरे बच्चों,
गैर शब्दों का चयन देखिएगा, इसको पढ़िएगा जरूर जिससे कंफ्यूजन नहीं। ये क्या है? गैर प्रवासी कार्य वीजा है, शब्दों का चयन। नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है, वर्क वीजा है, जरा ध्यान से। नॉन इमिग्रेंट, तो पहला तो ये है। अब आपको पता होना चाहिए ये है क्या, क्योंकि पता चले कि गैर हटा दे, इमिग्रेंट वर्क वीजा है और आप प्रीलिम्स में सही मार दें तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? यानी मेरे प्यारे बच्चों, यह अगर हम देखें तो एक गैर प्रवासी कार्य वीजा है। पहली चीज याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर ये गैर प्रवासी कार्य वीजा हो गया अपने नेचर में, चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, ऐसा वीजा होता है ये जो किसी व्यक्ति को टेम्परेरी पीरियड यानी अस्थायी अवधि के लिए किसी देश में प्रवेश की अनुमति देता। अस्थायी, वो 1 साल हो सकता है, 2 साल, 3 साल। ठीक है बच्चे? तो एक पॉइंट ये। दूसरा इसमें ये याद रखना होता है कि ये परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देता है, यानी H1B वीजा केवल एक निश्चित समय तक आपको वहां काम करने की छूट देता है, जाइए कमाइए, आपको वहां पर अस्थायी नागरिकता नहीं देता। आप कहेंगे सर इसका एम, इसका उद्देश्य एक बार और आप बता दीजिए। हम कहेंगे इसका उद्देश्य बेटा सिर्फ काम, सिर्फ एजुकेशन या रिसर्च जैसी विशेष गतिविधियों तक ही सीमित होता है। यानी आप काम के लिए कुछ समय के लिए अमेरिका में जाकर नौकरी कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए या रिसर्च के लिए। आई होप आप समझ गए। तो H1B वीजा इसलिए गैर प्रवासी कहलाता है क्योंकि यह व्यक्ति को केवल कुछ सालों तक अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। बाद में या तो इससे एक्सटेंशन कराना होता है या व्यक्ति को लौटना पड़ता है। इसीलिए आप देखोगे लोग अमेरिका में रहने वालों से शादी करना चाहते हैं जिससे कि वहीं पर सेटल हो जाए। आई होप आप एक बार सब बच्चे बताएं, समझ गए H1B वीजा गैर प्रवासी कार्य वीजा है और गैर प्रवासी कार्य वीजा क्या होता है आपको क्लियर हो गया बच्चे? अब दूसरा होता है इसके फीचर्स यानी इसकी विशेषताएं। किसकी? H1B वीजा की भाई विशेषताएं क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अवधि यानी ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होता है सामान्यतः 3 साल के लिए ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब दूसरा इसकी जो विशेषता होती है, स्पॉन्सरशिप के तहत ये चलता है। स्पॉन्सरशिप अभी समझाता हूं। स्पॉन्सरशिप यानी यह हमेशा किसी यूएस कंपनी के स्पॉन्सरशिप पर आधारित होता है। यानी कि यूएस की कंपनी सुनील अभिव्यक्ति को यह वीजा ऑफर करेगी तब मैं वहां जा पाऊंगा, याद रखिएगा। तो स्पॉन्सर कौन है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक कौन है? बीको बज्रदंती। तो वैसे ही H1B वीजा के प्रायोजक कौन है? तो वहां की कंपनियां। एकदम क्लियर हो गया बेटा? अब तीसरा पॉइंट आता है, आ, मेरे प्यारे बच्चों, ये किस प्रकार के प्रोफेशनल्स को अमूमन मिलता है? तो ये जो स्पेशलिस्ट प्रोफेशनलिस्ट होते हैं यानी विशेषज्ञ पेशेवर, और मुख्यतः जो मैंने आपको स्टार्टिंग था स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो स्किल्ड यूथ होता है उसको ये मिलता है। आई होप। और चौथा, ये अपने नेचर में ये नॉन इमिग्रेंट होता है। इसका धारक ग्रीन कार्ड अपने आप नहीं पाता है, ग्रीन कार्ड यानी वहां रहने का। आई होप आप समझ गए। तो बस अब इसमें भारतीयों का प्रभुत्व है वो सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है? अब आता है ये कहां कहां लागू होगा, ये भी एक टेक्निकल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है ना? अब ये जो ऑर्डर है, प्रोक्लेमेशन है, ये कहां लागू होगा? तो ऑब्वियस है ये लगेगा मेरे बच्चों नए H1B एप्लीकेंट्स पर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो नए होंगे, जैसे मैं और आप जाना चाहें, और किनके जो यूएस के बाहर हैं, जो यूएस में, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं। और दूसरा ये आदेश लागू होगा F1 स्टूडेंट वीजा धारक को। मेरे प्यारे बच्चों ये भी याद रखें, F1 स्टूडेंट वीजा धारकों पर भी लगेगा, यानी हमारे विद्यार्थियों पर लगेगा। आप इसको सामान्य ढंग से ऐसे समझ सकते हैं,
फिर भी कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर ये जो F1 स्टूडेंट वीजा, इसको थोड़ा सा, ये भी मेरे प्यारे बच्चों नॉन इमिग्रेंट वीजा है जैसा कि H1B है। इसका उद्देश्य क्या होता है? यानी F1 स्टूडेंट वीजा केवल एक टेक्निकल नाम है। इसका उद्देश्य विदेशी छात्रों को अमेरिका में फुल टाइम स्टडी करने की अनुमति देना। तो इसके लिए ऑब्वियस है आपको फुल टाइम एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं इस पर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जो बच्चे वहां पढ़ते हैं इस F1 वीजा के तहत, फिर वो H1B वीजा में अपना स्टेटस चेंज करा लेते हैं, जिससे वो वहीं अपना काम भी करने लगते हैं। तो नया नियम क्या कहता है इसके बारे में? किसके बारे में? F1 के बारे में, कि अगर F1 छात्र अमेरिका में रहते हुए H1B में कन्वर्ट होते हैं तो कोई फी नहीं लगेगी, लेकिन अगर बाहर से H1B लेते हैं तो यह फीस लगेगी। तो बस स्टूडेंट पर, अगर वो वहीं पर है अभी अमेरिका में, तो उस पर H1B वीजा में जब वो कन्वर्ट कराएगा काम के लिए, यानी पढ़ाई के बाद काम के लिए, पहले पढ़ाई का वीजा, तो उसको कहते हैं F1 वीजा, बस याद रखिएगा। पढ़ाई का वीजा सामान्य में F1 वीजा। अब F1 वीजा अगर ऑब्वियस है अमेरिका में अभी पढ़ रहा है 21 के पहले तक, तो स्वाभाविक रूप से जब वह पढ़ाई पूरी करेगा और आपको H1B वीजा के लिए अप्लाई करेगा तो 1 लाख रुपया, सॉरी $1 लाख ये नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो बाहर से करेगा तो लगेगा, याद रखिएगा। किन के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है? ऑब्वियस है जिनके पास पहले से ही वैध H1B वीजा है, लीगल H1B वीजा है, जो अमेरिका के भीतर ही एक्सटेंशन, ट्रांसफर या स्टेटस चेंज कर रहे हैं, तो जो अमेरिका की सीमा में है उनके ऊपर ये नहीं लगेगा, याद रखिएगा। आप कहेंगे सर क्या इसमें कुछ छूट वगैरह भी है? एग्जम्पशंस हर जगह होते हैं। जी हाँ, छूट है, हर देश छूट देता है, लेकिन यहां पर भी कहा गया केवल नेशनल इंटरेस्ट के मामले में। यानी जैसे अगर डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य से जुड़े यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और उनके देश को जरूरत है, तो वह 1 लाख की छुट्टी कर देंगे, यानी 1 लाख का आपसे नहीं लिया जाएगा। इंडिया का कोई भी डॉक्टर, नर्स वहां जाकर के H1B वीजा ले सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य खतरा कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा किया जा रहा है और स्पॉन्सर इसकी कंपनी होती है, तो एक पॉइंट आता है कंपनियों पर बोझ क्या ये बनेगा? क्या कंपनियों पर ये बर्डन बनेगा? ऑब्वियस है मेरे बच्चों, जो ये H1B वीजा का की जो फी है, जो शुल्क है, ये कर्मचारी से नहीं वसूला जाता, ये पूरा पैसा कंपनी को देना होता है। अब परिणाम, रिजल्ट क्या होगा भाई? जब कंपनी से वसूलोगे, रिजल्ट क्या होगा? कंपनियां नए भारतीय छात्रों को हायर करना बंद कर देंगी। आई होप यहां तक की पिक्चर क्लियर बेटा, सब बताएंगे। और F1 भी समझ गए हैं? एकदम से बताएं, क्लियर हो गया है? एक बार सब बच्चे बताएं क्लियर हो गया? क्योंकि जो अमेरिका ने किया वो मैंने सब समझा दिया आप, और मुझे पता है कि हर चीज बहुत इजी समझा है। F1 अगर आप समझ गए होंगे तो फिर कहीं पर भी कोई डाउट है नहीं। कमेंट करिए सब फटाफट बच्चों। अब आता है इसका दूसरा पार्ट, यानी जो इनोवेशन या इनोवेटिव आइडिया है मेरी तरफ से, क्योंकि जो आर्टिकल में जिक्र नहीं, तो WTO एंड गेट्स मोड 4, ये मेरी तरफ से एंट्री है, याद रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि हम अपन तो यूपीएससी के हैं, मामला तो समझ में आएगा, लेकिन अपने को तो यूपीएससी पकड़ना है। आइए जरा समझते हैं। तो सबसे पहले WTO, जिसके बारे में आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? यानी आपको पता होगा ये गैट का एक प्रकार से एक्सटेंशन है, विस्तार है कि नहीं है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का 1995 में WTO की स्थापना होती है, जिसका एम क्या होता है? इसका एम यानी उद्देश्य होता है कि भाई जो ग्लोबल ट्रेड है वो फ्री, फेयर और रूल बेस्ड हो, यानी अंतरराष्ट्रीय नियमों पर व्यापार किया जाए। और वो नियम कौन बनाएगा? ऑब्वियस है WTO। और किन किन पर नियम बनेंगे? गुड्स पर भी, सर्विसेज पर भी और इंटेलेक्चुअल राइट्स पर भी। WTO की कौन सी संस्थाएं हैं जो ये सारा काम देखती हैं? ऑब्वियस है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जिसकी मीटिंग एवरी 2 ईयर्स पर होती है। और WTO में यही मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मेरे प्यारे बच्चों
एपेक्स यानी सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे प्यारे बच्चों एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, यानी विवाद निपटान निकाय, दो देशों के बीच का विवाद यहीं पर सॉल्व होता है। और एक जनरल काउंसिल भी है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां पर आपको प्रीलिम्स के लिए रेडी होना होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स का ट्रैप यहां होता है कि भाई डब्ल्यूटीओ केवल गुड्स तक सीमित नहीं है, या सर्विसेज प्लस आईपीआर इनको भी कवर करती, ठीक रहेगा। तो पढ़ते समय ऐसे ही आपको प्रीलिम्स को टैकल करते हुए चले जाना। अब आता है अपन गेट्स के बारे में बात करते हैं। गेट्स यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। क्या है गेट्स? डबल टी नहीं है, याद रखिएगा, गेट्स है ये। तो गेट्स क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एग्रीमेंट। ये बेटा लिख लीजिए, क्योंकि आपको नोट्स में भी नहीं मिलेगा। ये मैंने आपके लिए इस टॉपिक के साथ जोड़ा, चूंकि यूपीएससी हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम केवल जानकारी से आपको भर नहीं सकते, हमें आपको ये सारी चीजें, तो ये आप लिख लीजिएगा, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। जो मेरा फ्री हैंड लेक्चर होता है मेरा अपना प्रोडक्शन होता है ठीक है, तो ये मेरा अपना है। तो इसको आप जो आप नोट्स पाते हैं उसमें जो एडिटोरियल में होता है वो सब होता है, ये मेरा अपना होता है। तो डब्ल्यूटीओ का गेट्स हो गया। तो ये क्या है? ये डब्ल्यूटीओ का सर्विस एग्रीमेंट है। डब्ल्यूटीओ का क्या है? सर्विस ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी ये डब्ल्यूटीओ का ही है जो सेवाओं के व्यापार से संबंधित समझौता है। तो गेट्स क्या है? जीएटीएस, डब्ल्यूटीओ का सेवाओं से संबंधित समझौता, सिंपल है। इसके तहत, यानी ये जो गेट्स है मेरे बच्चों, इसके तहत जो भी सेवाएं हैं, 4 प्रकार की सेवाएं बांटी गई, यानी जो भी हम सर्विस दे रहे हैं, जैसे हमारे आईटी प्रोफेशनल्स वहां जा रहे हैं, ऐसे और भी जो सेवाएं दी जा रही हैं, तो उनके 4 मोड यानी जैसे हम मतलब हंसने का एक मोड, रोने का एक मोड, ऐसे ही जैसे आप सामान्य लाइफ वैसे ही 4 मोड आपको बनाए गए। तो जितनी भी सर्विसेज हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस गेट्स के तहत उनके 4 रूप बनाए गए, जिन्हें हम इंग्लिश में मोड कहते हैं। हिंदी में भी आप एग्जाम में मोड ही लिखिएगा, 4 मोड है। और जो आज हम पढ़ रहे हैं इसका संबंध मोड 4 से, लेकिन अब आपको क्योंकि भाई पहला मोड है जानना चाहिए, तो पहला मोड यानी मोड 1 मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ये मोड 1 का टाइटल क्या? क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, यानी सीमा पार आपूर्ति। सीमा पार आपूर्ति का मतलब क्या हो गया? यानी इसमें वो सेवाएं आती हैं जिनका टाइटल है सीमा पार आपूर्ति, यानी इसका मतलब होता है, अब कंट्री ए और कंट्री बी में यहां लिख दूं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। यानी जब सेवा एक देश से दूसरे देश तक जाती है बिना किसी व्यक्ति के फिजिकली मूव किए हुए, यानी ना तो यहां से कोई मूवमेंट है और ना तो यहां से कोई मूवमेंट है, उसे हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। आप कहेंगे सर कैसे एग्जांपल? हम कहेंगे इसका एग्जांपल होता है भारत से अमेरिका को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना, या कॉल सेंटर से फोन सपोर्ट देना, जैसे अमेरिका का इंडिया में जो बीपीओ होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आई होप आप समझ गए। तो सीमा पार आपूर्ति क्या, एक बार मैं रिवाइज करता हूं, जब सेवा एक देश से दूसरे देश तक जाती है बिना किसी व्यक्ति के फिजिकली मूव किया, यानी सेवा के लिए कोई भी व्यक्ति यहां से अमेरिका नहीं जा रहा या अमेरिका से इंडिया नहीं आ रहा। तो जैसे जब हम सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, या कॉल सेंटर से जब हम जैसे बीपीओ वगैरह, तो अमेरिका कहां जा रहे हैं? हम तो इंडिया में ही, अमेरिकन एक्सप्रेस है उसका गुरुग्राम में जो है, या दिल्ली में या बेंगलुरु में बीपीओ है, ठीक है। तो इसमें फिजिकली कहां हम कनेक्ट हो रहे हैं? तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों मोड 2 जिसे हम कहते हैं, यानी रूप दो कंजम्पशन अब्रॉड। कंजम्पशन यानी जो अब्रॉड, इसको लिख लीजिएगा, यानी विदेश में उपभोग। क्या है? विदेश में उपभोग। अब इसका क्या मतलब हो गया? यानी जब उपभोक्ता सेवा लेने के लिए ए बी में जाता है या बी ए में आता है। अब आप कहेंगे सर ये उपभोक्ता सेवा क्या? अरे भाई अभी आपने पढ़ा F1 वीजा, यानी जब
इंडिया, मान लीजिए ए इंडिया है, तो इंडिया का स्टूडेंट अमेरिका जाकर पढ़ाई करे, जैसे F1 स्टूडेंट वीजा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, या मेडिकल टूरिज्म, यानी कोई अमेरिकी मरीज बी भारत आकर के सर्जरी कराए, तो इसे क्या बोलते हैं, यानी कंजम्पशन अब्रॉड, विदेश में उपभोग। तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों मोड 3। एकदम समझ रहे हैं सब बच्चे, मोड 3 क्या होता है? मोड 3 है कमर्शियल प्रेजेंस। कमर्शियल प्रेजेंस मतलब व्यापारिक उपस्थिति। व्यापारिक उपस्थिति यानी कि जैसे देश ए और बी है, तो जब कोई कंपनी दूसरे देश में, यानी ए देश की कंपनी बी देश में, बी देश की कंपनी ए देश में ब्रांच या ऑफिस खोल करके सेवा देती है, ठीक है, जैसे इंफोसिस या भारत की टीसीएस का अमेरिका में डेवलपमेंट सेंटर खोलना, और अमेजॉन वेब सीरीज जो है का भारत में डेटा सेंटर खोलना। आई होप आप समझ गए। अब आता है मोड 4, जो असली मसाला है आपका। मोड 4 बस इतना, इसको याद कर लेना बेटे, इसमें कुछ है नहीं। प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, लिख लीजिएगा, नेचुरल पर्सन यानी मेरी उपस्थिति, प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति, यानी जैसे मैं नेचुरल हूं ना, आप नेचुरल एक व्यक्ति हैं, हमारी कोई इमेज नहीं जा रही, हम स्वयं जा रहे हैं। जब किसी देश का व्यक्ति अस्थायी, नॉट परमानेंट, नॉन परमानेंट रूप से दूसरे देश जाकर सर्विस देता है, उदाहरण के लिए भारतीय आईटी कंपनी का इंजीनियर H1B वीजा पर अमेरिका जाकर काम करता है, तो वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन का उदाहरण है, जो WTO के सर्विस के गेट्स के मोड 4 का हिस्सा है। डॉक्टर, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट का शॉर्ट टर्म असाइनमेंट के लिए विदेश जाना, तो जो ये H1B वीजा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सीधे मोड 4 के प्रोटेक्शनिज्म का उदाहरण है, यानी मोड 4 का संरक्षणवाद अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अब मजा आया, आर्टिकल में संरक्षणवाद था, लेकिन मोड 4 का संरक्षणवाद जब आप लिखेंगे तो दूसरों से आप अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आप स्वयं विचार करें मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट इज क्लियर? तो ये मोड 4 के प्रोटेक्शनिज्म का उदाहरण है। अब आपके मन में आएगा कि सर चलिए, मोड 4 के प्रोटेक्शनिज्म का उदाहरण तो है, यानी हमारे पास एक पॉइंट निकल करके आया इनोवेटिव आइडिया में, मोड 4 के प्रोटेक्शनिज्म का ये उदाहरण है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये होता क्या है, यानी संरक्षणवाद। मोड 4 तो आपको पता है, तो संरक्षणवाद भी आप समझ सकते हैं एक बार, जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाए, यानी प्रोटेक्शनिज्म। जब कोई देश अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए व्यापार पर बाधाएं, टैरिफ हो, कोटा हो, वीजा फीस हो, सब्सिडीज हो, ये लगाता है, तो उसी को हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। तो वीजा फी $1 लाख लगाया गया, ये प्रोटेक्शनिज्म का उदाहरण है, ठीक है। यह संरक्षणवाद कहां कहां होता है? अब जैसे गुड्स में भी होता है, सर्विसेज में भी होता है। गुड्स में क्या होता है प्रोटेक्शनिज्म? जैसे स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रंप का टैरिफ लगा, रशियन ऑयल खरीदने पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा, आप देख सकते हैं। और सर्विस में प्रोटेक्शनिज्म का, तो H1B वीजा की जो फी है, इससे क्या होगा, स्किल्ड जो माइग्रेशन है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगेगा, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। संरक्षणवाद, तो संरक्षणवाद आई होप आप समझ गए हैं यहां पर। अब इसके बाद आता है आपके मन में एक प्रश्न और आना चाहिए कि क्या सर बस यही एक रीजन है, आर्थिक रीजन ही है, या इसका अपना एक पॉलिटिकल कॉज भी है, यानी राजनीतिक कारण भी है? क्या है? एक राजनीतिक कारण भी है, पॉलिटिकल कॉज भी है, ठीक है। तो अमेरिका में, यूएस में मागा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की फिलॉसफी लेके ट्रंप साहब चल रहे। उनका इस मांगा के तहत मानना है कि इंडिया और चाइना के वर्कर्स जो होते हैं वो अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां छीन ले रहे, चूंकि ये सस्ते में मिलते हैं, वो महंगे मिलते हैं, ये ज्यादा स्किल्ड है, वो थोड़े कम स्किल है।
यानी बट वो स्किल वाला स्वीकार नहीं करते हो, तो मैं बोल रहा हूं वो कहते हैं कि ये सस्ते में काम करते हैं और बेज लेवल को नीचे ले जाते हैं। परंतु सच क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, सच ये कि अमेरिका में स्किल्ड टैलेंट की कमी है। अगर भारत और चीन से स्टूडेंट और इंजीनियर ना आए तो सिलिकॉन वैली का इनोवेशन इकोसिस्टम ठप हो सकता है, लिख दीजिएगा। आई होप आप अब पूरा का पूरा मुद्दा समझ गए। अब अगर इसको कुछ इकोनॉमिक प्रिंसिपल से आपको कनेक्ट कर दूं तो आपको और मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जो भी हैं, जब इन विषयों पर चर्चा है तो दूसरों से वो बेटर दिखे। भले वो ऑनलाइन है, मुझे दिख नहीं रहे, बट मुझे वो ईश्वर, प्रकृति मुझ तक वो संदेश पहुंचाएगी कि मेरे बच्चे स्पेशल है। ये मेरी फीलिंग, यानी आप सब। तो एडम स्मिथ को पहले पढ़ लेते हैं। एडम स्मिथ साहब क्या कहते हैं? कॉम्परेटिव एडवांटेज की इनकी फिलॉसफी है। कॉम्परेटिव एडवांटेज यानी तुलनात्मक लाभ की। अब ये क्या है? एडम स्मिथ कहते हैं कि देशों को वही काम करना चाहिए, यानी वही नीतियां बनानी चाहिए जिसमें वो सबसे एफिशिएंट है। तो अब ये तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत भारत पर कैसे काम करता है? भाई, भारत का स्किल्ड लेबर, आईटी और टेक प्रोफेशनल्स में तुलनात्मक रूप से अन्य देश से हम कहें अमेरिका के मुकाबले अच्छा। तो तुलनात्मक एडवांटेज क्या है? कि भारत के पास स्किल्ड लेबर है। अमेरिका के पास तुलनात्मक लाभ क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ? कैपिटल है प्लस इनोवेशन इकोसिस्टम है। अगर दोनों के बीच में H1B वीजा जैसी बाधाएं ना आए तो एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है, भारत को अपने स्किल्ड लेबर का और अमेरिका को अपने कैपिटल और इनोवेशन इकोसिस्टम पर मिले हुए प्रॉफिट का। बट H1B वीजा इस कॉम्परेटिव एडवांटेज, H1B वीजा की फी इस नेचुरल एडवांटेज को तोड़ रहा है। बस एक लाइन आप लिख दीजिएगा, बाकी सिद्धांत आपको पता लग गया। ठीक है ना? इसी प्रकार से एक सिद्धांत है डेविड रिकार्डो साहब का, अक्सर आ ही जाता है, आपको पता है। थ्योरी ऑफ ट्रेड इनका है। क्या है? थ्योरी ऑफ ट्रेड, डेविड रिकार्डो का थ्योरी ऑफ ट्रेड। ये क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड दोनों देशों को लाभ प्रदान करता है, ये इनका प्रिंसिपल है। यानी अगर भारत इंजीनियर भेजता है और अमेरिका उन्हें इंप्लॉय करता है तो प्रोडक्टिविटी दोनों की बढ़ती है। और जो प्रोटेक्शनिज्म है वह, यह जो थ्योरी ऑफ ट्रेड है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो आज के बाद से जब भी प्रोटेक्शनिज्म पर लिखिएगा तो लिख दीजिएगा वो थ्योरी ऑफ ट्रेड को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है? आई होप आप समझ गए। बस दो बहुत है। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को मैंने बताई है, आई होप आप समझ गए। बाकी और भी बहुत से हैं, लेकिन दो लिख लीजिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इस पर कुछ दिन आर्टिकल्स आते रहेंगे। अब हो गया। अब पूरा पूरा H1B वीजा क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वच वन एच करो H1B वीजा, फिर वाई H1B वीजा इज कंटेनियस इन द यूएस। ठीक है ना? माने क्यों इस पर इस प्रकार के, मतलब उनको इतना सख्त डिसीजन लेना पड़ा, इसके कानूनी आयाम क्या है, इंडियन एंड द H1B वीजा प्रोग्राम यानी भारत और क्या। ठीक है ना? रिसेंट पॉलिसी शिफ्ट अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डायमेंशन ऑफ द डिबेट, इसके कौन कौन से डायमेंशन हैं। ठीक है ना? इंडियन कंसर्न क्या, भारत का उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें विस्तार के साथ। H1B वीजा एंड सर्विसेज ट्रेड, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 आप देख सकते हैं, ये भी है सब कुछ। वाई दिस वीजा मूव मैटर्स फॉर ट्रेड टॉक्स आप देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, भारत पर इसका क्या इंपैक्ट होगा विस्तार से, अमेरिका पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, और फिर उसके बाद प्रश्न आपके सामने यहां पर बना दिए गए। H1B वीजा पर $1 लाख वार्षिक शुल्क लगाने से भारत के आईटी सेक्टर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सामान्य सा प्रश्न है जिस पर यूपीएससी डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन मुझे ये मुद्दा हटाना था इसलिए प्रश्न मैंने बनाया। आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर कॉम्बैट में अपन लड़ेंगे इस पे। मेंस मॉडल क्वेश्चन दूसरा, चर्चा करेंगे हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए H1B वीजा प्रतिबंध किस प्रकार सेवा व्यापार में संरक्षणवाद के उदय को दर्शाते हैं तथा भारत अमेरिका संबंधों पर इसके क्या प्रभाव है, आप देख सकते हैं।
ये अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा दोनों क्वेश्चन। अब आते हैं यूपीएससी की तैयारी अगर आप सब करना चाहते हैं। मेरे सारे कोर्सेस जो भी हैं, जो आप लोग लेना चाहते हैं, हमारा प्लेटिनम बैच है जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों शामिल है, विद ए से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब। डायमंड बैच है अगर कोई बच्चा ऑप्शनल नहीं पढ़ना चाहता, यूपीएससी जीएस का पूरा मास्टर प्लान है जिसमें प्रीलिम्स मेंस और एसे वगैरह सब कुछ शामिल है। बाकी एसे की क्लासेस जस्ट से स्टार्ट होने जा रही है, तो आप सब इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। और अगर प्रीलिम्स में आपको समस्या है, जैसे अभी बिहार पीसीएस का भी प्रीलिम्स में बहुत से बच्चों का डगमगा गया है, तो उनके मन में आएगा कि यार अब तो हम फिर खुद ही पढ़ लेंगे, तो संघर्ष करने से अच्छा है कि आप बेहतर गाइडलाइन के साथ चलें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो चाहे बिहार हो, यूपी हो, यूपीएससी हो या कोई अदर स्टेट हो, प्रीलिम्स की तैयारी हर जगह सेम ही है। क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप सीआरआर एसएलआर पढ़ रहे हैं तो क्या यूपी में पढ़ेंगे क्या बिहार में, लेकिन यही एक सामान्य बच्चा नहीं समझ पाता है कि जनरल स्टडीज की तैयारी हमेशा लेवल के ऊपर की करनी चाहिए। जैसे इस बार बिहार में एकदम यूपीएससी स्टाइल में आ गया, यूपी पीसीएस ऐसा पूछ ही रहा है, अदर स्टेट भी ऐसा ही मूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीसीपी बैच आप सबके लिए बहुत, क्योंकि इसमें सब कुछ है, कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स है ये, जो हमारे फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा है ही है, लेकिन साथ ही ये कंप्लीट इसमें हम प्रीलिम्स की तैयारी जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेना चाहे उनको भी कराते हैं। बाकी ये मेरी पर्सनल मेंटरशिप है सुनील अभिव्यक्ति, जिसमें एक एक बच्चे के हिसाब से पर्सनलाइज एडॉप्टिव लर्निंग, जो आज से यानी आज मेरे पास पूरा वो प्रिस्क्रिप्शन पेपर आएगा जो हर एक बच्चे के घर जाएगा, हर महीने का उसमें टास्क होगा। एक नए सिरे से इसको स्टार्ट कर रहा हूं, तो जो बच्चे इसका हिस्सा बनना चाहें, पर्सनलाइज यानी हर एक बच्चे की अपनी क्षमता के हिसाब से, जैसे हर एक बच्चे को जिसको ये जाएगा, तो वो बच्चा मुझे मतलब पहले उससे पूछा जाएगा, जैसे आज ये बन करके अभी आज आ जाएगा, तो आपके घर वो भेजा जाएगा। तो जब भेजा जाएगा तो उसके पहले आपको कॉल पे ले करके मैं पूछूंगा कि आपकी क्या क्या मतलब स्ट्रेंथ क्या है मेंस में 1750 नंबर में, और फिर प्रीलिम्स में उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग प्लान बनेगा। किसी बच्चे का साइंस है तो उसको हिस्ट्री का क्लास मैं क्यों लेने दूं, वो बाद में लेंगे। इस टाइप का प्लान होगा प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए। ठीक है, तो इसको आप इसका हिस्सा तो बनना ही चाहिए आप सबको। बाकी बिहार पीसीएस मेंस की तैयारी शुरू करने हम लोग जा रहे हैं, इनरोलमेंट स्टार्ट है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारा लर्निंग ऐप है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटरों से कितने अलग, बहुत सिंपल टॉपिक, बताने की जरूरत नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों स्वयं? यार ये तो बहुत बेसिक है, मतलब कुछ भी इसमें करंट वरंट नहीं है। आज दुनिया में डेटा ही शक्ति बन चुका है। मौसम की भविष्यवाणी, महामारी की मॉडलिंग, साइबर सुरक्षा, परमाणु परीक्षण, इन सब के लिए असाधारण कंप्यूटिंग क्षमता चाहिए। यहीं पर आते हैं सुपर कंप्यूटर, जो सामान्य कंप्यूटर से कई लाख गुना शक्तिशाली होते हैं। तो भाई देखिए, सिलेबस का पार्ट था, ट्रेडिशनल टॉपिक है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हिंदू में आया है ये, साइंस एंड टेक कंप्यूटर देख सकते हैं। तो भाई मैंने कहा दोनों अगर एक कंपेयर बच्चों को दे दिया जाए, ऐसे किसी भी राष्ट्र के विकास, सुरक्षा, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए 1993 में आपसे प्रश्न पूछा, 1990 कंप्यूटर द हरबिंगर ऑफ साइलेंट रेवोल्यूशन, मौन क्रांति का अग्रदूत। अब आप देख लीजिए, अगर इस विषय पर लिखना है तो आपको तो पता होना चाहिए ना भाई कंप्यूटर होता क्या है, कैसे काम करता है। फिर इसके बाद 2006 में पूछा कि जो ये कंप्यूटराइजेशन बढ़ रहा है उससे सॉरी उससे डिह्यूमनाइज्ड सोसाइटी का निर्माण होगा, यानी कंप्यूटर अमानवीय समाज बनाएगा। किसी भी राष्ट्र के विकास व सुरक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर कैसे महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। तो मैं छोटा सा एक जिक्र आप लोगों से कर दूं, बाकी स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो कहीं से भी आपको परेशान करे। ठीक है ना, बहुत आसान टॉपिक है। चलिए, चलिए कहानी बनाते हैं, क्योंकि निबंध वगैरह में कहानी से ही आपकी कहानी शुरू होती है। मेरे प्यारे बच्चों जरा सोचो,
अगर गांव में खेत की जुताई करनी हो और केवल एक किसान अकेले बैल लेकर काम करे तो समय बहुत लगेगा। आप कहेंगे हाँ सर, स्वाभाविक है। लेकिन अगर 1000 किसान मिलकर वही खेत एक साथ जोतें तो काम मिनटों में पूरा हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो यही फर्क सामान्य कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में है, जो खेत के एग्जाम्पल में मैंने बताया, एक किसान और 1000 किसान। तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है ना, और सामान्य कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर क्या है, GCNSC। तो बस एक चीज आपको याद रखनी जो नोट्स में भी दी गई, जिस पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बना हुआ, कि सुपर कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है मेरे बच्चों, और कुछ भी नहीं, एक मशीन है जो प्रति सेकंड क्विंटिलियन गणनाएं कर सकता है। क्विंटिलियन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ये क्विंटिलियन अभी आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी गणना, और जो सामान्य कंप्यूटर होता है वो हमारे जैसे, जो हम कंप्यूटर पे आप बैठ करके पढ़ते हैं या कुछ लोग काम करते हैं, जैसे वर्ड में काम किया, एक्सेल पे काम किया, इंटरनेट वगैरह का जो हम काम कर लेते हैं, वो सामान्य कंप्यूटर होते हैं। तो यानी सुपर कंप्यूटर का काम है ब्लैक होल के बारे में सिमुलेशन करना, ब्लैक होल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बम का मॉडल बनाना, या कोविड-19 जैसी जो पैंडेमिक होती हैं, इनका कैसे, मतलब ये कैसे स्प्रेड होंगी, कैसे ये इनका फैलाव होगा, इन सब की भविष्यवाणी करना। तो ये आई होप आप समझ गए हैं। और सामान्य कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा के काम करते हैं। तो बस यही है। और इसमें सारे फैक्ट, जैसे भारत का परम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, प्रत्युष मिहिर, ये जो भारत के कंप्यूटर हैं, इन्हीं सब के बारे में जानकारी है। तो कुछ भी ऐसा नहीं बेटा जो यहाँ पर ट्रेडिशनल से अलग कुछ हो जो आप जानते ना हो। तो जितने भी नाम आएंगे सबको याद करिएगा प्रीलिम्स के लिए, दैट्स इट। तो आप देख लीजिए, बहुत इजी ढंग से इसको सब लिख भी दिया गया। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, डेफिनेशन उनकी लिख दी गई। फिर डिफरेंस क्या होता है इनका नॉर्मल कंप्यूटर से, आप देख सकते हैं। सामान्य कंप्यूटर क्या होते हैं और सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये आप देख सकते हैं। व्हाट इज अ सुपर कंप्यूटर, उसके फीचर क्या हैं, नॉर्मल कंप्यूटर के फीचर क्या हैं, सुपर कंप्यूटर के, आप देख सकते हैं। यानी दोनों का डिफरेंस ये हिंदी में भी आपको भी नोट्स में मिल जाएगा। प्रोसेसर के स्तर पर नॉर्मल और सुपर में क्या अंतर है, स्पीड के स्तर पर नॉर्मल और सुपर कंप्यूटर में क्या अंतर है, मेमोरी के स्तर पर नॉर्मल और सुपर कंप्यूटर में क्या अंतर है, कूलिंग के स्तर पर, यानी स्मॉल फैन होते हैं उसमें, बिग फैन होते हैं, पावर कंजम्पशन कौन ज्यादा करता है, ये करता है या वो करता है, यूज कहां कहां होता है, आप देखिए। अब इस टेबल के अलावा क्या कुछ और आपको पढ़ना, एक बार कमेंट करिए, जिस जो अभी हिंदी में भी आपको मिल जाएगा नोट्स में, बताइए मुझे। अब जो जो यहां लिखा हुआ है ना, अब वही आगे कि भाई सुपर कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो ये तो आपसे कदापि नहीं पूछने वाला कि सुपर कंप्यूटर काम कैसे करता है, नेवर, चूंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम। तो ये प्रीलिम्स के लिए केवल आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। वही जो डिफरेंस आपको बताया गया उसको आप अगर पढ़ते हैं, और तो वो इंपॉर्टेंस है, और मतलब इंपॉर्टेंस रखता है। और एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, जो अभी आपको मैंने बताया कि कोविड महामारी कैसे फैलेगी उसका अनुमान लगाना, तो वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय सुपर कंप्यूटर क्या करता है, रक्षा एवं सुरक्षा में, परमाणु बम एंड सो ऑन, स्वास्थ्य एवं बायोटेक्नोलॉजी में, स्पेस एंड फिजिक्स में, आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये सारी चीजें। फिर इंडिया की जर्नी सुपर कंप्यूटर की है, ठीक है ना। अब इंडिया का सीडैक 1988 में हमारे सामने आया। फिर कौन कौन से हमने, परम हमने सुपर कंप्यूटर बनाया, प्रत्यूष बनाया, मिहिर बनाया, सबका नाम है आपको याद रखा। फिर हमने 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चालू किया, जो एक संयुक्त परियोजना है भारत की कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान से जुड़ी संस्थाओं की, जिसका लक्ष्य क्या है आप सबको पता ऑब्वियस है। तो ये सारी बातें, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यानी अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, यहां पर कौन कौन से सुपर कंप्यूटर, उनकी क्या स्पीड है, ये भी आपको बता दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है ना। तो ये सारी बातें। फिर फ्यूचर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, एक्सा स्केल कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग और ग्रीन सुपर कंप्यूटिंग। आप देख सकते हैं ये सब सुपर कंप्यूटर के भविष्य के रूप है। ये अभी चल रहा है, ये सब अभी विकसित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, बस आपको नाम याद रख लेना है, बाकी फ्यूचर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग नाम से लिखना, इसके अंदर घुसना नहीं। ठीक है। चैलेंज क्या है भैया? पैसा अधिक लगता है, इसको बनाने में स्किल्ड मैन पावर चाहिए, साइबर सुरक्षा का जोखिम है, डिजिटल डिवाइड भी होता है, छोटे संस्थान इस पे काम नहीं कर पाते। फिर कंक्लूजन कि भाई सुपर कंप्यूटर केवल मशीन नहीं है, नॉर्मल कंप्यूटर केवल मशीन होते थे। ये क्या है? पॉलिटिकल पावर और साइंटिफिक लीडरशिप के प्रतीक होते हैं। कैसे होते हैं आपको बता दिया गया। अब एक मॉडल क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सुपर कंप्यूटर केवल मशीनें ही नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति और वैज्ञानिक नेतृत्व के उपकरण है। जो लास्ट लाइन मैंने बोली थी, सुपर कंप्यूटर विकसित करने में भारत की यात्रा आपको बतानी है, नंबर 1। दूसरा, उसका एप्लीकेशन यानी कहां कहां इस्तेमाल होता है। और चैलेंज, आप मुझे बताएं क्या इस प्रश्न को इजीली निपटा देंगे कि नहीं निपटा देंगे। ठीक है, जिसका आंसर आपको अभी मिलेगा ही मिलेगा। बाकी यूपीएससी कॉम्बैट में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 2 टॉपिक हो गए। अब यूरेनियम अनरेस्ट बहुत छोटा सा है, ये देख सकते हैं आप, हिंदू के साइड वाले पेज पे आता है। केंद्र सरकार ने मेघालय में यूरेनियम खनन को आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन वहां का खासी कम्युनिटी जो उस एरिया में है जहां पर माइनिंग होगी, उसका ये विरोध कर रहा है। तो खासी ग्रुप आप प्रीलिम्स के लिए याद रख लीजिएगा, मैच कीजिएगा। ठीक है ना। तो मुद्दा क्या है? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इश्यू किया है एक ऑफिस मेमोरेंडम, और इसमें क्या कहा गया है कि अब अगर हम परमाणु महत्व या जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी अगर हमें खोज करनी है, तो अब इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, यानी राज्य सरकार से भी पूछने की जरूरत नहीं है, लोकल बॉडी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपल है बेटा, यही इन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही सरकार ने कहा कि ऐसा हम करेंगे, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, तो उस समय जो मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, आप सबको पता होगा, छठी अनुसूची के तहत, जहां पर शेड्यूल ट्राइब आबादी ज्यादा है, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर इस प्रकार की शासन की इकाइयां बनी हैं जो भारत सरकार के साथ मिल करके वहां के शासन का संचालन करती है। तो खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इसने कहा है कि ये जो तुम कह रहे हो कि परमाणु और महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता से छूट दे रहे हो, हम इस कदम की निंदा करते हैं और इसे आदिवासी अधिकारियों के लिए छठी अनुसूची के संरक्षण का उल्लंघन बताते हैं। यानी उनका ऐसा कहना है, तो ऑब्वियस है तनाव यहां से उत्पन्न हो जाता है। छठी अनुसूची भी चर्चा में आ जाती है। तो छठी अनुसूची प्रीलिम्स के लिए आज ही पढ़ लीजिएगा। बाकी जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, मेघालय में ये एक प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, यूरेनियम, उसके खनन की बात। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा, खनन से कहीं ना कहीं नुकसान होगा, ऐसा खासी ऑटोनॉमस हिल बॉडी का मानना है। और फिर छठी अनुसूची का जिक्र आता है, पेशा का जिक्र आता है। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान हो गए छठी अनुसूची। फिर इसके बाद ऑब्वियस है इससे केंद्र एवं राज्यों के बीच में टकराव यानी फेडरल स्ट्रक्चर का भी एक मुद्दा बन रहा है। और जीएस पेपर 1 सोसाइटी, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे भी इसके साथ कनेक्टेड है। ये सारी बातें हैं। ए से अभी आगे हम पढ़ेंगे तो विस्तार से आपसे इसकी चर्चा कर देंगे। तो इसमें क्या है, अब आप इस विषय को देख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टफ हो। ठीक है, क्या है? कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टफ हो। चलिए, लेकिन हम एक कहानी से ही सीखेंगे। कहानी से इसलिए चूंकि यूपीएससी के प्रश्न जिस समाज में अधिक न्याय होता, वहां दान की आवश्यकता कम होती है। आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय आवश्यक है। जनसंख्या के वल्नरेबल सेक्शन पर आपसे जीएस पेपर 2 में भी और वैसे भी पूछता रहता है। तो इस प्रकार का कोई भी विषय अगर आप निबंध वगैरह में डील रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से
कहानी के द्वारा अगर समझेंगे तो लिखना आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि चीजें क्लिक हो जाती हैं, कंटेंट भूल जाता है। चलिए, अब इसके द्वारा हम भारत सरकार की नीति और खासी समुदाय के विरोध को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक डायमेंशन यानी संवैधानिक आयामों को भी समझेंगे। मान लीजिए आपके गांव की जमीन के नीचे बहुत कीमती खनिज है, ठीक है। सरकार आती है और कहती है कि हमें यह खनिज चाहिए। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि यह जमीन हमारी मां जैसी है, यह जमीन हमारी मां है। बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी, हम यही खेती करते हैं, यहीं से पानी पीते हैं, हमारे बच्चे इसी वातावरण में खेलते हैं। अगर आप इसे खोद देंगे तो हम कहां जाएंगे? यही स्थिति आज मेघालय के खासी जनजातीय इलाके में हो रही, जहां यूरेनियम का बड़ा भंडार है। तो प्रीलिम्स में मेघालय में यूरेनियम का बड़ा भंडार। अब यह विषय चर्चा में क्यों आया? तो आपने पढ़ा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में क्या किया, मेघालय में यूरेनियम खनन को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया। ऐसे में जो हमारा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने एक ऑफिस मेमोरेंडम यानी अपनी ऑफिस की तरफ से एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि एटॉमिक, नंबर 1, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, खनन परियोजनाएं हैं, उसके लिए पब्लिक कंसल्टेशन, जन सुनवाई या जन परामर्श की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी अब हम सीधे खनन स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, जो खासी समुदाय और उनकी जो बॉडी है, खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो नाराज है। वो कहते हैं कि ये 6th शेड्यूल में मिले अधिकारों का उल्लंघन है। छठी अनुसूची में उनका कहना है कि हमें अधिकार मिला हुआ कि हम इस विषय में निर्णय लेंगे कि यहां खनन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ऑब्वियस है, ये मुद्दा हो गया सरकार का भी और इस काउंसिल का भी। अब प्रश्न उठता है कि यूरेनियम क्यों जरूरी है? आप सबको पता है यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मिनरल है, जिसका उपयोग न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा और न्यूक्लियर वेपन यानी सामरिक सुरक्षा में होता है। भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए तो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, और इसके साथ साथ डिफेंस नीड भी अगर पूरी करनी है तो यूरेनियम चाहिए ही चाहिए। जैसे भारत का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कोई सा भी अन्य न्यूक्लियर पावर प्लांट आप जिसको भी याद कर पाए, ये इसी यूरेनियम पर आधारित है। तो भारत सरकार का तर्क उसके अनुसार सही है कि हमें एनर्जी और डिफेंस दोनों सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए हमें यूरेनियम का खनन करना पड़ेगा। अगर स्थानीय संस्थाएं उसमें बाधा डाल रही तो हम ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा उसको बाईपास कर दे रहे हैं। जैसे आप शहर में कभी जाएं, अपने आसपास आपका जो शहर होगा, तो लोग क्या कहते हैं, शहर के अंदर जाने की बजाय अगर काम ना हो तो बाईपास से निकलने की कोशिश करते हैं। सरकार ने भी वैसा ही अपनाया। लेकिन जैसी सरकार ने अपनाया तो समस्याएं आ गई। तो समस्याएं क्या क्या आ गई? एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ट्राइब राइट्स, संवैधानिक और जनजातीय अधिकार, यानी जो छठी अनुसूची है, 6th शेड्यूल है, ये पूर्वोत्तर राज्यों को जनजातीय परिषदों को स्वायत्त अधिकार देता है। यानी जो अभी आपने खासी हिल्स के बारे में पढ़ा है, जो जनजातीय परिषद है, उनको बहुत सारे अधिकार प्रदान करता है, जिसमें यह भी अधिकार है कि वहां के संसाधनों का दोहन कैसे किया जाएगा, इसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण। दूसरा एक पेसा एक्ट है बेटा, आप सबने पढ़ा ही होगा। पेसा एक्ट मैंने बहुत बारी पढ़ाया है, 1996 में आया था। इसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों में कोई भी आप अगर विकास का कार्य करना चाह रहे हैं तो ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। पेसा एक्ट के तहत पंचायत कानून है ये जनजातीय क्षेत्रों में। तो सरकार का जो ऑफिशियल मेमोरेंडम है, ओएम, जो सरकार ने जारी किया है, वो 6th शेड्यूल, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय परिषदों को स्वायत्त अधिकार मिला हुआ है, और पेशा एक्ट 1996, जिसके द्वारा ग्राम सहमति की मतलब ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है पर्यावरण मंत्रालय का, यह इन दोनों का उल्लंघन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट इज क्लियर।
ठीक है, तो ये मुद्दा था जो आपके सामने मैंने रखा। तो 6th शेड्यूल और पेशा एक्ट आप दोनों आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो चर्चा में होता है वही एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कभी कुछ इस प्रकार के मामलों में डिसीजन दिया है? जी हां, ये इनोवेटिव आइडिया है मेरी तरफ से। नियामगिरी केस क्या है? नियामगिरी केस, नियामगिरी केस 2013। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्राम सभा को अधिकार है यह तय करने का कि खनन होगा या नहीं। इसे आप वेदांता केस के नाम से जानते हैं। यानी वेदांता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते, वेदांता की फैक्ट्री उड़ीसा में लग रही थी, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ग्राम सभा को अधिकार है यह तय करने का कि खनन होगा या नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये बताता है कि जन सहमति के बिना विकास नहीं थोपा जा सकता। तो मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए इस विषय से। ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये जनजातीय समुदाय ठीक है, अधिकार है, लेकिन इनके और तर्क क्या है? तो पहला तर्क है कि भाई संवैधानिक और जनजातीय अधिकारों का उल्लंघन करे, लेकिन दूसरा वो कह रहे हैं भाई इसके इन्वायरमेंटल खतरे भी हैं, पर्यावरणीय खतरे भी हैं। यूरेनियम खनन से रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा है, रेडिएशन उस एरिया में फैल सकता है, ऐसा काशी ऑटोनॉमस काउंसिल का मानना है। इससे हमारा जो पीने का पानी, भूजल है, जो खेती किसानी का पानी, वो भी प्रदूषित होगा। फिर वो कह रहे हैं कि अगर झारखंड का एग्जांपल आप लें तो झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में यूसीआईएल यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की परियोजनाएं चल रही हैं, और वहां के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रेडिएशन से यहां बीमारियां फैल रही, तो कह रहे हैं हमारे यहां भी फैलेंगी। तो ये एक उनका तर्क है। इसके अलावा एक उनका तर्क और है कि इससे सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट हम पर बहुत ज्यादा होगा। कह रहे हैं कि हम खनन होगा तो यहाँ की आदिवासी आबादी क्या होगी? डिसप्लेसमेंट का शिकार होगी, विस्थापन का शिकार होगी। खेती और जंगल पर निर्भर इन जनजातियों की आजीविका खतरे में आ जाएगी। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए। ठीक है, मजा आ गया बच्चों? एक बार बताएं, एकदम 100% समझ गए? ये सब बहुत अच्छे टॉपिक हैं, यही सब आजकल आ जाएंगे तो फिर हमें लगता है यार तो हो गया। अब इंट्रोडक्शन पूरा, भारत में यूरेनियम प्रमुख भंडार कहां कहां है, एक एक प्रीलिम्स के लिए सब कुछ, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, पेशा एक्ट 1996। ठीक है ना? इश्यू इन द करंट केस कि भाई सार्वजनिक परामर्श लिया ही नहीं जा रहा, पर्यावरणीय जोखिम, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, सब कुछ जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना? तो ये आप इसको पढ़ लेंगे। फिर एक प्रश्न बनाया गया है, भारत में यूरेनियम खनन परियोजनाएं अक्सर जनजातीय समुदायों के विरोध का सामना करती हैं। ऐसे प्रकरणों में संवैधानिक, एक पर्यावरणीय और गवर्नेंस से जुड़े क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होती? क्या मैंने तीनों समझा दिया कि नहीं? संतुलित समाधान का सुझाव दीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत? इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल ही जाता है। सेंटर लुक्स टू सिंप्लीफाई क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फ्रेमवर्क, जरा आप इसको एक बार पढ़िए। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016, बस ये याद रखिएगा, आज आपका होमवर्क भी है, इस पर हम लोग क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, इसको आप पढ़ लीजिएगा। किस कानून के द्वारा चलता है? इसको यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर चलता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के द्वारा। ठीक है ना? और इसमें क्या लेना पड़ता है? मानक, याद रखिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं। तो क्या मुद्दा है, इसको मैं आपको
समझाता हूं जिससे आप इसको, प्रीलिम्स के लिए ही है, याद रखेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मेंस में आपकी, मेंस में केवल हल्का फुल्का जिक्र एमएसएमई वगैरह को लेकर के कि एमएसएमई वगैरह को इससे थोड़ा सा चैलेंज होता है। तो मैं मुद्दा आपको बताता हूं कि नीति आयोग के एक सदस्य हैं बेटा, राजीव गाबा। तो राजीव गाबा के नेतृत्व में एक समिति बनी थी। उन्होंने ही कहा है कि ये जो QCO है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, इसको थोड़ा सरल बनाइए, सरल बनाइए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूंकि नीति आयोग के सदस्य ऐसा कह रहे हैं। तो आपको QCO जानना चाहिए, लेकिन सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट है, जो मेरी निगाह में, वो सरल एमएसएमई के लिए वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब आज के बाद से एमएसएमई पर कोई प्रश्न आए तो एमएसएमई को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाने के लिए सरकार क्या कर रही, तो नीति आयोग का यह रिकमेंडेशन भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ये क्या है कि एमएसएमई वगैरह को बड़ी तकलीफ होती है इतने सारे नियम कानून या क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को मानने में। तो पहला तो एमएसएमई के रेफरेंस में यूज कर लीजिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके कारण एमएसएमई को ही सर्टिफिकेट लेने में, और सर्टिफिकेट के बाद ही आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं, तभी आप उत्पादन करेंगे, इस प्रकार की समस्या आ रही थी। तो आपके मन में आएगा भाई ये क्या है, प्रीलिम्स के लिए सर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर एक कानूनी आदेश है, और यह आदेश कहता है कि कोई भी उत्पाद पर इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक लागू होंगे। और यह जो कानून है, इसके लिए आधार बनता है BIS एक्ट 2016, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया, ठीक है ना। दो प्रकार के BIS एक्ट के तहत भारतीय उत्पादों को मानक अपनाने होते हैं। एक होता है वॉलेंट्री, स्वैच्छिक, एक होता है QCO यानी अनिवार्य, यानी मैंडेटरी। तो QCO क्या है, ये अनिवार्य है। जैसे ISI मार्क वाले हेलमेट पहनना, आपने पढ़ा, या हॉल मार्क वाले आभूषण पहनना है। आई होप आप समझ गए, ये सब क्या है, अनिवार्य यानी मैंडेटरी। तो इसके कारण से एमएसएमई को दिक्कत होती है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, फंड कम होता है, एक्सपर्ट्स कम होते हैं, यही सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये QCO कैसे लागू होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। तो कैसे, यानी मंत्रालय उत्पाद को चुनता है, संबंधित मंत्रालय। दूसरा, फिर वह इंडस्ट्री और BIS से परामर्श करता है। फिर इसके बाद ऑब्वियस है, एक नोटिफिकेशन जारी करता है, और उद्योगों को 6 महीने के भीतर वह जैसे ISI या हॉलमार्क लेना पड़ता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि उपभोक्ताओं को घटिया या खतरनाक सामान ना बिके, कि पता चला आप मिक्सर चला रहे, मिक्सर फट जाए। और दूसरा, घरेलू उद्योगों को संरक्षण में मिले कि आयातित घटिया माल ना आने पाए, यानी अगर हम चाइना का भी कोई माल आ रहा है तो उस पर हॉलमार्क या जो है ISI का कोड लगा हो। ये सारी बातें हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी आलोचना होने लगी, एमएसएमई को दिक्कत आने लगी, प्रक्रिया महंगी थी, कच्चा माल प्राप्त करना एमएसएमई के लिए कठिन हो गया। तो इस वजह से नीति आयोग ने कहा कि इसको थोड़ा सा लॉजिकल बनाइए। तो बस यही इतना आपको पढ़ना है, और अभी आपको पूरा कंटेंट इस पे मिल जाएगा प्रीलिम्स के लिए, तो बताने की जरूरत नहीं। सिख प्रतिनिधि मंडल ने मोदी को जोरे साहिब पर सिफारिश दी। जोर साहिब यानी गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर की पवित्र पादुकाएं सिखों के पूजनीय अवशेष हैं, बस इतना याद रखिएगा। जोर साहिब क्लियर है, जोर साहिब का संबंध किससे, सिख धर्म से, बस प्रीलिम्स के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, इसमें अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। भारत को महत्वपूर्ण लक्ष्य SDG 3 तक पहुंचने के लिए, ये 19 सितंबर वाला ही टॉपिक है। तो क्या आप सबने इसको कर लिया था बच्चों, एक बार मुझे बताएं, क्या इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है। हेल्थ वाला था ये, हेल्थ वाला, एक बार बताएं, कर लिया था, कुछ इसमें खास तो था नहीं, कर लिया था, एक बार बताएं मुझे, क्योंकि पूरा कंटेंट मिल ही गया था। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, दूसरा टॉपिक ये था, एक बार सब बच्चे कमेंट करें कि हाल ही में भारत की गरीबी दर पर कई रिपोर्ट आई, मैंने पढ़ा दिया था। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि गरीबी कम हुई, ठीक है, बट बैलेंस फूड का मुद्दा था। बैलेंस फूड यानी क्या सभी लोग संतुलित खाद्य पा रहे हैं, यानी न्यूट्रिशियस फूड। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बच्चा कमजोर होगा, वेस्टेड स्टंटेड, ना जाने कितनी बार पढ़ा चुका हूं। तो आई होप इसमें भी कुछ आपके सामने दिक्कत रही नहीं होगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन भी था, भारत में गरीबी दर में गिरावट के बावजूद फूड डिप्रीविएशन, खाद्य अभाव, आप देख सकते हैं, ठीक है। कम मुद्रास्फीति सरकार के वित्त और बजट लक्ष्यों के लिए समस्या क्यों? क्या इस पर आप लोग कुछ सोच पाए थे? यानी इस पर आप एक बार पढ़िए जरा, क्या इस पर आप कुछ सोच पाए थे? चलो भाई, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, मैंने कहा था इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। इसको आप एज एक कहानी समझिएगा, इस मुद्दे को, ठीक है। लो इन्फ्लेशन एंड बजट की कहानी, इसको आप ऐसा समझो कि मान लीजिए आपका गांव है ये, और आपके गांव का जो प्रधान है ये ऑब्वियस है नेक्स्ट ईयर का बजट बना रहा है। क्या बना रहा है? ये बजट बना रहा है। तो बजट बनाते समय प्रधान सोच रहा है, आप एकदम इमेजिन कीजिए, तभी आप सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि इस साल गांव की कुल फसल प्लस व्यापार 1,000 करोड़ रुपए का था, ठीक है। अगले वर्ष यानी इस साल का ये था, अगले वर्ष यह बढ़ के 1,100 करोड़ रुपए हो जाएगा, यानी कि 10% की इंक्रीज दिखाई देगी। इसी आधार पर इस प्रधान ने क्या किया, सोचा कि ऑब्वियस अगर 1,000 करोड़ की इनकम बढ़ रही है तो हमारा टैक्स भी बढ़ जाएगा। कितना? यानी ऑब्वियस है 10% टैक्स हमारा बढ़ जाएगा, और जब ये पैसा हमारे पास आएगा, यानी बढ़ा हुआ, तो इस पैसे को हम क्या करेंगे? इंफ्रा में, आधारभूत संरचना में इन्वेस्ट करेंगे, सड़क, परिवहन, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर के और भी प्रोजेक्ट्स। तो इसका एक साइक्लिक इंपैक्ट होगा, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और लोगों को काम और इकोनॉमी साइक्लिक रूप से चलती रहेगी। यहां तक की कहानी क्लियर बेटा? क्या प्रधान ऐसा सोच सकता है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सोच सकता है, क्योंकि वो विकास का कार्य कर रहा है। यही काम जो प्रधान कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यही काम भारत सरकार भी करती। क्या करती? यही काम भारत सरकार भी करती। वह बजट में नॉमिनल जीडीपी का अनुमान लगाती है। नॉमिनल आप सबको पता है, नॉमिनल यानी जो करंट ईयर पर निकलता है, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता। रियल जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर बेटा? अब आपके मन में आ गया सर ये नॉमिनल जीडीपी तय कैसे होती है? तो नॉमिनल जीडीपी आपको पता है, अगर हम रियल जीडीपी ले लें जो बेस ईयर पर निकलती है, ठीक है ना, प्लस इन्फ्लेशन, यानी दाम बढ़े। रियल जीडीपी यानी उत्पादन बढ़े। समझ रहे हैं यहां पर? यानी नॉमिनल जीडीपी कैसे तय होती है? तो भाई तय होती है कि जब उत्पादन भी बढ़े और दाम भी बढ़े, इसी से तय होती ना, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन शामिल होता है। इसको आप कहेंगे सर एक एग्जांपल से बताइए। एग्जांपल यानी जैसे मान लीजिए रियल ग्रोथ हो रही है 6.5%, रियल यानी ये वाली ग्रोथ, और इन्फ्लेशन है
मेरे प्यारे बच्चों 3.5%। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगी 10%। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक यूपीएससी ट्रैप भी है प्रीलिम्स के लिए। यूपीएससी ट्रैप क्या है मेरे प्यारे बच्चों प्रीलिम्स के लिए? वो ये है कि फिजिकल डेफिसिट का प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, नॉमिनल पर या रियल पर? हमेशा बता दीजिएगा नॉमिनल पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो गई। अब मान लीजिए यहां पर एक कहानी और आती है। मान लीजिए कि गांव में दाम बढ़ने की बजाय, जैसा आपने पढ़ा ना भारत में लो इन्फ्लेशन है, तो गांव में दाम बढ़ने की बजाय गिर गए। क्या हो गए? गिर गए। यानी गेहूं का दाम ₹2000 से घटकर ₹1800 पर क्विंटल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? उत्पादन तो वही रहा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कुल कीमत कम हो गई। तो अब क्या प्रधान जी को उतना ही टैक्स मिलेगा जैसा उन्होंने सोचा था? नहीं, अब उनको क्या मिलेगा? कम टैक्स मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही भारत में भी हुआ। यही भारत में भी हुआ। यानी जो जीडीपी बढ़ी तो लो इन्फ्लेशन के कारण सरकार की इनकम में वृद्धि नहीं हुई। यही विषय यहां पर समझाया गया। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि जनता यानी कंज्यूमर लो इन्फ्लेशन से खुश है, लेकिन सरकार लो इन्फ्लेशन से खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी टैक्स की इनकम घट गई और बजट में जो उसने टारगेट सड़क ऊर्जा परिवहन पर बनाया था वो बिगड़ा। इसलिए आरबीआई का टारगेट क्या रहता है? 4% आइडियल रहता है, ±2। यानी आइडियल में 4 ही रहना चाहिए। अगर बहुत चला गया, लो इन्फ्लेशन हो गया, तो ये इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, बजट नॉमिनल जीडीपी ऐसे मानता है जैसे किसान बारिश और मंडी के दाम का अनुमान लगाता है। अगर दाम बहुत कम हो जाए तो आम आदमी को राहत मिलती है, लेकिन सरकार की जेब खाली हो जाती है। और याद रखो, जब सरकार की जेब खाली होगी तो स्कूल, सड़क, अस्पताल पर खर्च, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, कम होगा। इसलिए लो इन्फ्लेशन हमेशा खुशखबरी नहीं होता है। खुशखबरी होता है, लेकिन हमेशा खुशखबरी नहीं होता है। समझ में आया? पॉइंट इज क्लियर? बस यही इतना है। बाकी अब इस पर जो क्वेश्चन आपको मिले थे उनको आपने सॉल्व किया होगा तो आपको मजा आएगा। बाकी ये मेरी मेंटरशिप, जिसको मैं बहुत ज्यादा आगे लाने की कोशिश कर रहा हूं, चूंकि मेंटरशिप ही है आज के तकनीक के जमाने में, जब सब लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जो आपको सफलता की तरफ ले जा सकती है। थैंक यू सो मच। जिनको भी यह मेंटरशिप चाहिए, आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी मेंटरशिप है, याद रखिएगा, इसमें टीम की मेंटरशिप नहीं है, ये मेरी यानी पर्सनल 1-to-1 है। थैंक यू सो मच। 2 बजे मिलते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। आज लेक्चर 1 से एक नए ढंग से ऑप्शनल की क्लास शुरू होने जा रही, 2 बजे। थैंक यू सो मच।